नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन और सोलो सफर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूं रोनिन 225 स्पेशल एडिशन का। ये दोस्तों मैंने 4 महीने पहले बाइक परचेज की थी और मैंने लगभग इसको 4000 किलोमीटर चला लिया है पिछले 4 महीने में। ये 11 तारीख आएगी, इसको 4 महीने इसको कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3867 किलोमीटर के आसपास मैंने इसको चला लिया है। आधा मैंने सीट राइड किया, आधी मैंने इसको जो है पहाड़ों में इसको जो है राइड किया है। तो 2000 किलोमीटर के आसपास मैं इसको पहाड़ों में चला चुका हूँ। मैं हिमाचल गया हूँ, मैं देहरादून साइड गया हूँ, मसूरी गया हूँ, तो काफी राइड की है। 4000 किलोमीटर इसको मैंने चलाया है। तो मुझे इसके अच्छी बुरी चीजों के बारे में पता है। तो मैंने लगभग इसमें कुछ 15 पॉइंट इसमें लिख के रखे हैं जो लगभग बहुत लोगों की क्वेरी होती है, चाहे वो इसकी जो माइलेज हो, ब्रेक्स हो, हैंडलिंग हो, टर्निंग रेडियस हो, सर्विस जो है एक्सपीरियंस हो, सीट कंफर्ट हो, चेन नॉइज हो, मिरर्स का एक्सपीरियंस कैसा है, ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है। टोटल मिला के सारे मैंने 15 पॉइंट इसमें कवर कर दिए, जो जो मेन पॉइंट होते हैं जो भी बंदा परचेज करने से पहले देखता है या जानना चाहता है एक बाइक के बारे में। तो आपको अगर इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इस बाइक के बारे में आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम भी क्या क्या मुझे फेस की है मैंने, और आफ्टर सेल सर्विस या सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो देर ना करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि 15 पॉइंट है, अच्छे से कवर करने में टाइम लगेगा। तो पेशेंटली अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, स्किप करेंगे तो भाई पॉइंट मिस हो जाएंगे। फिर आप जब परचेज करने जाएंगे वहां पर आपको कमी फील होगी कि क्या ये पॉइंट मुझे सुनना चाहिए था। तो ये आपको जानना पड़ेगा चलाने से पहले कि इसके अंदर क्या क्या मैंने पॉइंट जो है ऐड किए हैं और वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं माइलेज से कि माइलेज क्या देती है, ये बहुत लोग कंसर्न रहते हैं क्योंकि भाई पेट्रोल महंगा हो चुका है, बजट हमारा कम हो चुका है, तो भाई माइलेज बहुत जरूरी चीज है। तो माइलेज की देखिए अगर मैं बात करूं, सिटी राइड की अगर बात करूं, मैंने दोनों जगह चलाया, 2000 दोनों जगह चलाया लगभग। तो सिटी राइड की बात करूं तो आपको एवरेज जो है 40 किलोमीटर से लेकर 42 किलोमीटर आपको आराम से देखने को मिल जाती है। इससे कम तो मुझे देखने को नहीं मिली है। 40 से 42 देखने को मिली है, ज्यादा भी नहीं मिली है, कम भी नहीं मिली है। तो 40 से 42 की एवरेज आपको आराम से देखने को मिल जाती है तो सिटी राइड में। अगर मैं बात करूं आपको हाईवे पे कितनी देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने लॉन्ग ट्रिप की है, मैं तो 400 450 किलोमीटर वन साइड में गया हूं, यानी 450 जाना 450 आना, लगभग 1000 किलोमीटर हो गया आना जाना। तो वो मैंने 2000 किलोमीटर इसका जो है हाईवे पर ही किया है। तो वहां पर मुझे एवरेज 45 की देखने को मिली है। जी हाँ, एग्जैक्ट मुझे 45 की देखने को मिली है। तेल जितना डलवाया है उसके हिसाब से 40 किलोमीटर की एवरेज मुझे देखने को मिली है। तो ऑल ओवर अगर एवरेज अगर बात करूं, एवरेज माइलेज कितनी आती है वो आपकी 40 से 45 के बीच में देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी है। इसी रेंज में अगर आप और बाइक देखेंगे तो उनकी एवरेज आपको 35 के करीब देखने को मिलती है, जो कि भाई आपको बजट पे भारी पड़ती है, पॉकेट पे भारी पड़ती है। उस हिसाब से इसकी माइलेज काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगी है। तो 40 to 45 की एवरेज आपको देखने को मिल जाएगी और हाईवे पे आपको 45 तक की एवरेज देखने को मिल जाती है। तो ये होगी माइलेज। नेक्स्ट अगर बात करें ब्रेकिंग की, ब्रेक मुझे कैसे फील हुआ है इसके, मैं जितना भी गया हूँ, पहाड़ों में गया हूँ, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग की है, बरसात में यूज किए हैं, तो ब्रेकिंग भाई मुझे काफी अच्छी लगी है। दोनों ब्रेक जब एज ए कॉम्बिनेशन, एज ए कंबाइंड ब्रेकिंग जब लगती है तो बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग होती है। आप अगर 80 किलोमीटर की रफ्तार से भी चला रहे हो, आपको इंस्टेंट ब्रेक लगाने पड़ जाए, आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा ब्रेक लगाने में। आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपकी बाइक रुक जाएगी और आपकी बाइक आपके कंट्रोल में है। तो देखिए 100 से ऊपर जाएंगे तब तो भाई हर एक बाइक में रिस्क रहता है कि रुकेगी नहीं रुकेगी, बट फिर भी भाई इसमें ब्रेकिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, पीछे का जो ब्रेक है वो आपको आगे वाले के मुकाबले थोड़ा कमजोर फील होगा क्योंकि वो प्रोग्रेसिव है, ताकि आपकी बाइक स्किड ना करे। अगला ब्रेक क्या है, अगला ब्रेक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, 40% पिछला ब्रेक लगता है, 60% अगला ब्रेक लगता है। इतनी पावर है दोनों की, डिफरेंस इतना है। तो लेकिन जब दोनों को कंबाइन लगाते हैं तो दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों का बैलेंस आराम से हो जाता है, आपकी बाइक प्रॉपरली रुक जाती है। तो ब्रेकिंग बाइक काफी अच्छी है। बारिश में जा रहे हैं तो रेन मोड इसके अंदर दे रखा है, आप रेन मोड ऑन करेंगे तो आपका उस तरीके से आपकी जो ABS जो है सेट हो जाएगा, तो आपको ब्रेकिंग में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ब्रेकिंग से भाई मैं हैप्पी हूँ, मुझे कोई परेशानी इसकी ब्रेकिंग को लेके अभी तक नहीं हुई है। तो अब बात करते हैं तीसरी चीज की, वो आती है टर्निंग रेडियस। ये भी बहुत लोगों के लिए मायने रखते हैं कि टर्निंग रेडियस कितने हैं। तो भाई टर्निंग रेडियस की बात करूँ ना तो काफी बड़ी है भाई। तो आपके जैसे हमने देखा है हमारे जो रोड होते हैं लगभग 20-25 फीट के रोड होता है चौड़ाई में, तो उसमें साइड से गाड़ियां भी आती जाती हैं, कुछ भी होता है। तो अगर आप इसको टर्न एक बार करने लग गए ना, वो पूरी सड़क घिर जाती है। जितने हमारे नॉर्मल आपको सड़क दिखाई देती है चौड़ी, तो ये पूरी में घूम जाती है भाई। इसका टर्निंग रेडियस काफी बड़ा है, तो घूमने में काफी टाइम लेती है, आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है, 5'5" के आसपास है, तब तो थोड़ी और दिक्कत हो जाएगी आपको इसको आगे पीछे करने में।
तो टर्निंग रेडियस भाई बड़ा है, तो भाई जो है वो है, मैंने आपको बता दिया है। और ये जो पूरा मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, ये पूरा ऑनेस्ट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको रिव्यू शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको बाइक परचेज करते टाइम दिक्कत ना हो, आपको सारे पॉइंट ध्यान में रहें, फिर आप डिसाइड कर पाएं कि आप लेंगे या नहीं लेंगे। तो टर्निंग रेडियस भाई बड़ा है, ये बिल्कुल है। तो वैसे हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट टर्निंग रेडियस थोड़ा बड़ा है। अब बात करते हैं हेडलाइट की। हेडलाइट के देखिए दो चीजें हैं। हेडलाइट का जो लो बीम है ना, वो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अंधेरे में आज जब यूज करते हैं तो लो बीम बिल्कुल भी काम का नहीं है, यूजलेस लगता है मेरे हिसाब से। तो मैं तो हाई बीम ही यूज करता हूँ, तो उसी में आपको थ्रो काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। जितना बुरा लो बीम है उतना ही अच्छा हाई बीम है। हाई बीम में 500 मीटर तक भी आपको काफी अच्छे से दिखाई देता है, काफी अच्छा थ्रो है लाइट का हाई बीम में, मजा आ जाता है बाइक चलाने में। अंधेरे में भी आपको प्रॉपर लाइट देखने को मिलती है। बट अगर आपको लो बीम में चलाना है, आप जो है लोकल काफी चलाते हैं, आपको लो बीम की जरूरत पड़ती है, तो आपको एक आध फॉग लाइट अलग से लगवानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा लाइट जो होती है। तो अदरवाइज लो बीम इसका बुरा ही है और हाई बीम उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो ये हो गई इसकी हेडलाइट के बाद। अब है टायर ग्रिप्स कैसे हैं। तो मैंने इसको ऑफरोडिंग भी की है, हाईवे पर भी चलाया है, ब्रेक भी लगा के देखे हैं। और एक बार तो मैंने 70 की स्पीड में ब्रेक लगाए हैं, तो बाइक आराम से रुक गई थी, स्किड वगैरह बिल्कुल नहीं करती है। तो टायर की क्वालिटी काफी अच्छी है, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों जगह आप इस टायर को यूज कर सकते हैं। स्किड बिल्कुल नहीं होते हैं। अभी तक तो भाई मेरे से कहीं भी स्किड नहीं हुई है कि टायर की वजह से मुझे कहीं दिक्कत हुई हो। आप अगर कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं तो आपकी बाइक में आपको कॉन्फिडेंस फील होता है कि आपकी बाइक स्किड नहीं करेगी, स्लिप नहीं करेगी। तो टायर क्वालिटी काफी अच्छी है, मुझे वहां पर भी कोई परेशानी नहीं हुई है। ग्रिप काफी अच्छी है टायर की, चाहे ब्रेक लगाएं या आप बारिश में यूज करें, आप कीचड़ से लेके जाए जो है, या आप बालू से यानी रेत से लेके जाएंगे, वहां पर भी आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि आपकी बाइक जो है गिरेगी नहीं, स्लिप या स्किड नहीं करेगी। टायर ग्रिप काफी अच्छी है। नेक्स्ट अगर जो है छठे पॉइंट की बात करूं कि हैंडलिंग कैसी है, तो क्योंकि थोड़ी सी नॉर्मल बाइक से भारी बाइक है, जो अगर छोटी बाइक से शिफ्ट कर रहे हैं उनको थोड़ी भारी ही फील होगी। जैसे मैं एक हल्की बाइक ही चलाया करता था पहले, सुपर स्प्लेंडर चलाया करता था। फ्रेंड लोग ही चलाई है मैंने बाइक की, बट बहुत ज्यादा नहीं चलाई, बट एज ए पर्सनल मैं स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर ही चलाया करता था। तो उससे मैं शिफ्ट हुआ हूँ इस बाइक पे। इसका वेट लगभग 161 किलो के आसपास है, जो कि काफी इंक्रीज है सुपर स्प्लेंडर के मुकाबले में। तो वहां पर उसके हिसाब से बात करें तो भाई हैंडलिंग बहुत स्मूथ है। हैंडलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है या गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा। बट हाँ, थोड़ा सा आपको जो है जब आप रुक के टर्न करते हैं, थोड़ा ब्रेक देते हैं, थोड़ी स्पीड देते हैं, एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका लोड अगर एक तरफ झुक गया ना, क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस कम है, तो हैंडल इसका पूरा टर्न नहीं हो पाता है, जिससे कि आप इसको थोड़ा हैंडल अच्छे से कर सके। थोड़ा सा हैंडल पूरा टर्न होता तो अच्छे से कंट्रोल हो जाती, बट थोड़ा सा कम होता है, रेडियस ज्यादा है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोड एक तरफ आ जाता है तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज हैंडलिंग बहुत ईजी है। पहाड़ों में आप जाते हैं, आप जो है सिटी में मैनोवर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, स्मूथली हो जाता है मक्खन जैसे, आपको बहुत मजा आएगा। और हाईवे से ज्यादा ना इस बाइक को सिटी राइड में ज्यादा मजा आता है चलाने में। जैसे आपको बाइकों से ऐसे निकालना पड़ता है, बाइक अलग ही लेवल के उसमें स्मूथनेस और अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील होता है। काफी मजा आता है इसको सिटी में हैंडल करने में। और जो हाईवे पे क्या ज्यादा मजा आता है आपको बताता हूँ। हाईवे पे जो मजा है, क्योंकि देखो वहां पर तो आपको एक ही स्पीड में चलना, आप चले जा रहे हैं तो बोरिंग सा हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। बट वहां पर मजा आपको आता है इसका एग्जॉस्ट नोट सुन के, वो आपका मन लगा के रखता है। क्योंकि जब हेलमेट डालते हैं या बाइक से चलते हैं, एक स्पीड में चल रहे हैं, एग्जॉस्ट नोट का जो साउंड है ना, वो काफी मजा आता है यार। एक स्वीट फील होता है, मजेदार फील होता है, कि कॉन्फिडेंस फील होता है कि एक जो है बेस आ रहा है निकल के कहीं से, और आपकी बाइक आपको वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कि आपको बाइक चलाने में मजा आए। तो हैंडलिंग काफी अच्छी है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। तो सातवां पॉइंट है मिरर्स का, कि मिरर का एक्सपीरियंस कैसा है, वाइब्रेट होते हैं नहीं होते हैं। हालांकि मैं एक 15 पॉइंट में वाइब्रेशन का पॉइंट लिखना भूल गया हूँ, उसको भी इसी में कवर कर देता हूँ। वाइब्रेशन बाइक में भाई 80 की स्पीड तक नहीं है, उसके बाद जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे वाइब्रेशन आएगी। क्योंकि 6th गियर अगर होता है इसके अंदर, जो कि कई बार फील होते हैं कि अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता, उससे वाइब्रेशन थोड़ी कंट्रोल होती, इंजन पे लोड कम पड़ता। बट 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर के बाद इंजन में थोड़ा सा लोड पड़ना शुरू होता है, तो आपको वाइब्रेशन थोड़ी फील होती है। तो वो आपको थोड़ी मिरर में भी फील होती है। बट वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मिरर में पीछे का लुक आपको अच्छे से दिखता है। थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, क्योंकि जब आप ऐसे पकड़ते हैं हैंडल को, तो आपके हाथ जो एल्बो वगैरह वहां पे दिखाई देते हैं, वो नहीं दिखाई देने चाहिए थे, तो ज्यादा अच्छा होता। बट फिर भी
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको अच्छे से दिखाई देगा पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो मिरर को लेकर कोई परेशानी वहाँ पर आपको नहीं है। मुझे अभी मिरर में एक परेशानी हुई है कि मेरा जो बीच का जो मिरर है उसके शायद गम थोड़ी निकल गया, थोड़ा सा हिलता है, तो इसलिए कोई वाइब्रेट करता है चलने के टाइम में। वो तो मिरर की कमी है, वाइब्रेशन की उतनी कमी नहीं है, उसको मैं चेंज करा दूंगा। हालांकि मंगवाया हुआ है मैंने, ऑर्डर किया हुआ, तो फ्री में ही चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज ही होता है। तो ये है कि मिरर अच्छे हैं, थोड़े बेटर हो सकते थे, बट आप चला सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज से ज़्यादा अच्छे हैं। तो मिरर की बात होगी, अब बात करते हैं डिजिटल मीटर वो कैसा है। तो मीटर भाई बहुत काम का है। तो हालांकि वो फुल स्क्रीन होता और कलर्ड होता तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देता, वो एक अलग ही चीज़ हो जाती, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है भाई। मीटर में जितनी चीज़ें दी है ना, वो सारे आपके काम की चीज़ें हैं, चाहे ओडोमीटर हो, ट्रिप ए हो, ट्रिप बी हो, या आपके सारे फीचर हो जो बाइक के सारे फीचर होते हैं, एबीएस का फीचर हो गया, या इंजन में कोई इशू है नहीं है, आपको वहाँ पर दिख जाता है, वहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं है। आपकी जो है फ्यूल कितना बचा हुआ है, डीटी कितने, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना आगे और बाइक आपकी चलेगी, सारा कुछ वहाँ पर लिखा हुआ आता है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। इवन आपका मोबाइल अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, कोई कॉल वगैरह आपके मोबाइल में आती है, तो आपको मीटर में शो हो जाएगी कि इस बंदे की कॉल आ रही है, नाम आपको वहाँ पर शो हो जाता है। रिसीव वहाँ से नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको वहाँ पर आ जाएगा। मैसेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं आती है। इसके अलावा आप जो है मैप कनेक्ट कर सकते हैं, हालांकि वो मैप उतना काम का नहीं है, बिकॉज वो गूगल मैप नहीं है, वो जो है टीवीएस रोनिन का अपना उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है मैप का, वो वहाँ पर अटैच होकर काम करता है। तो अगर आपको छोटा मोटा जाना है, जैसे सीधे रोड पर जाना है, हल्का फुल्का टर्न है, तब तो भाई वो ठीक है। अगर ज़्यादा आपको गलियों से निकल के जाना है, कहीं से जाना है, तब वो आपका उतना काम का नहीं है, तब आपको गूगल मैप की हेल्प से ही जाना पड़ेगा। बट फिर भी छोटे मोटे ट्रिप के लिए 100-150 किलोमीटर के लिए वो आपको काम आ जाएगा, आपको मोबाइल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा मीटर में देख सकते हैं कि कहाँ पे टर्न आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा है। आपको प्रॉपर वजह सही नहीं होगा, सिर्फ एरो शो होती है कि अभी एरो सीधी दिखा रही है, टर्न दिखा रही है, लेफ्ट दिखा राइट दिखा रहा है, इस तरह से होगा। गूगल की तरह नहीं होगा कि भाई आज रास्ते से जा रहे हैं ऐसे मैप दिखाई दे रहा है मोबाइल के जैसे, ऐसा नहीं होता है। सिंपल एरो दिखाई देती है, लेफ्ट की एरो, राइट की एरो, यू टर्न की एरो, इस तरीके से दिखाई देता है। अदरवाइज मीटर काफी अच्छा है, ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, कोई आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। हाइट भी काफी अच्छी होगी, साइड में लगा हुआ है, तो साइड में लगा हुआ ज्यादा अच्छा है, एक्सपीरियंस काफी अच्छा है उसका। बीच में लगा होता है तो और नीचे होता है तो ध्यान उतना नहीं जाता है, साइड में लगा है और हाइट पे लगा है, तो आपको आराम से देखने में कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी। आप इजीली उसको चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। तो मीटर की बात भी कवर होगी। तो अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, कि उसको लेके मुझे कोई शिकायत है नहीं है। देखिए 181 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो काफ़ी अच्छी है। अगर आप कंपेयर करेंगे बुलेट से, हंटर से, उनमें भाई ग्राउंड क्लियरेंस कम आती है। अब अगर जो ऑफ रोडिंग की बाइक है, जैसे हिमालयन हो गई, या न्यू हिमालयन 450 भी आई है, या जो हीरो वाले की एक बाइक है रैली एडिशन है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें भी आप देखेंगे उसमें ग्राउंड क्लियरेंस 200 से ज़्यादा है मेरे ख्याल से, तो वो तो भाई अलग ही लेवल हो गया। बट इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है 181 mm, वो काफ़ी अच्छा है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ब्रेकर पे टच हो रही है, चाहे 2 आदमी बैठे हैं या 3 बैठे हैं या सिंगल हो, कोई परेशानी फील नहीं होती है। ग्राउंड क्लियरेंस में मुझे कोई शिकायत नहीं है, काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है, और 181 काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस होती है। हंटर में आपको 160 के आसपास देखने को मिलती है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये अच्छा पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हीटिंग इशू। तो हीटिंग इशू है नहीं है, तो क्लियर ही बताऊं, हीटिंग है भाई, और काफ़ी ज़्यादा हीट हुई है इस गर्मी में। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए, इंजन में आग वाग ना लग जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट हो रही थी। और इसकी हीटिंग की सबसे बड़ी कमी पता क्या है, इसकी हीटिंग ना आपको टैंक तक फील होती है। जो पूरा टैंक है पूरा गर्म हो जाता है, और भाई उसको देख कर डर लगता है कि इतना हीट हो गया, कहीं ब्लास्ट तो ना हो जाएगी अंदर। भाई भरा तो पेट्रोल ही है ना, अगर इतनी हीट अंदर से बाहर से होगी तो अंदर भी वो हीट जा रही है, तो भाई थोड़ा रिस्क फील होता है गर्मियों के मौसम में। और अगर आप जीन्स पहन के भी बैठे हो ना, और आप टैंक से कनेक्टेड तो रहते ही हो, तो आपको भाई जीन्स के अंदर से भी आपके थाई के आसपास काफ़ी हीट फील होती है। तो भाई हीटिंग तो है ही भाई, इसके अंदर हीटिंग इशू है। कंपनी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इसकी हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत लोगों ने बोला है कि जो कंपनी जो इंजन ऑयल डालती है 10W30 डालती है, 10W40 आपको डालना चाहिए। तो हाँ, उससे फ़र्क पड़ता है। तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, यूज़ करके देखूंगा नेक्स्ट सर्विस में। बट अगर आप 10W30 यूज़ करें तो 40 डाल सकते हैं, 10W40 यूज़ कर सकते हैं। 50 में मत जाना, 10W30 से 50 में आप शिफ्ट मत करना, एक स्टेप शिफ्ट कीजिए, वही अच्छा है। तो उससे ज़्यादा मत करिए, दिक्कत हो सकती है आपको। तो 10W40 डाल सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा। उससे लोग बोलते हैं कि फ़र्क पड़ता है हीटिंग में, बट अगर आप कंपनी का इंजन ऑयल यूज़ करें तो भाई हीटिंग काफ़ी ज़्यादा है।
काफ़ी परेशानी होती है। आप कई बार ऐसा होता है कि 2-3 किलोमीटर पे चला के आते हैं ना, तो काफ़ी हीट होती है और काफ़ी टाइम लेता है इसको कूल डाउन होने में। ये भी मुझे यहाँ पर कमी लगी है। तो हीटिंग भाई समस्या है। और अगर आप किसी पहाड़ पर जा रहे हैं ना, अकेले में तो मैंने फील नहीं किया। अगर पीछे कोई बंदा बैठा है, अगर 85 kg के 90 kg के आसपास का बंदा बैठा है, आपको पहाड़ में जा रहे हैं, 2 लोग हो आप, साथ में छोटा मोटा बैग भी है, पिट्ठू बैग दोनों के पास, भाई मैंने देखा है कि हालांकि हम रेस्ट करके ही गए थे, मसूरी गए थे, तो मसूरी पहुंचने से 2-3 किलोमीटर पहले ना बाइक पावर ड्रॉप करनी शुरू हो गई थी। उतनी रेस नहीं पकड़ रही थी क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैंने जो इसकी जो ऐप आती है उसमें आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका इंजन कितना हीट हो रहा है। तो मैंने वहाँ पर चेक किया था, तो इसका हीटिंग पॉइंट था वो 154 या 156 डिग्री ऐसा पहुँच गया था। 54 तो मुझे याद है और 56 भी हो सकता है, तो इससे ऊपर भाई पहुँच गया था। तो डर ही लग रहा था कि कहीं भाई कोई दिक्कत ना हो जाए बाइक में। हालांकि कूल डाउन हुई, फिर ठीक भी हो गई और पावर भी वापस आ गई कूल डाउन होने के बाद। बट भाई हीटिंग है जो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो सेल्फ है वो तो भाई बैटरी वगैरह से नहीं चलती है, खचखच की आवाज़ नहीं करती है, उसका कुछ अलग ही रोल है। पता नहीं वो मैग्नेट से चलती है ऐसा कुछ मुझे बोल रहा था, मुझे पता नहीं है। तो साइलेंट स्टार्ट है कहने का मतलब, जो भी है। अब बैटरी से चलती है नहीं चलती मुझे नहीं पता। तो वो बोल रहे थे मैग्नेट का कुछ मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, इसलिए साइलेंट स्टार्ट है। तो उसमें कुछ दिक्कत आई है या नहीं आई है, देखिए सर्विस तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने प्रेस किया और बाइक स्टार्ट ना हुई हो। जैसी प्रेस करते थे साइलेंट स्टार्ट हो जाती थी और प्रॉपर रेस में स्टार्ट होती थी, प्रॉपर फ्लो में स्टार्ट होती थी। लेकिन फर्स्ट सर्विस करा के जब मैं आया हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो गया है। अब क्या हो रहा है कि पिछले 4 महीने में 2 बार हालांकि ऐसा हुआ है कि मैंने पहली बार में स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुई है। बट अभी भी हो क्या रहा है, पहले तो बटन दबाती एकदम से रेस पकड़ लेती थी, स्टार्ट हो जाती थी, तो स्टार्ट लेती थी अच्छे से। बट अभी क्या कर रहा है, जैसे बटन दबाओ थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लेती है, फिर फुल एकदम स्टार्ट होती है। तो ये मुझे दिक्कत फील हुई है फर्स्ट सर्विस के बाद। तो थोड़ी सी दिक्कत है ये। तो हालांकि मैंने दिखा भी दिया है, तो उनके पास कोई सोल्यूशन है नहीं। तो भाई ठीक है, जी रहे हैं इसी के साथ ही, तो मैनेज हो गया है, आदत हो गई है। बट पहले से थोड़ा सा डाउन आई है। बट फिर भी ऐसे नहीं है कि परेशान कर रही है या ठंड में परेशान किया हो, गर्मी में परेशान किया हो, नहीं, स्टार्ट हो जाती है। बट वो स्टार्ट होने की प्रोसेस थोड़ी सी हल्की सी वीक हुई है, मुझे ये फील हुआ है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, साइलेंट स्टार्ट अभी भी है, तो कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं सीट कंफर्ट कैसा है। तो सीट कंफर्ट भाई देखिए 2 तरीके से बोलूंगा, एक लॉन्ग राइड के हिसाब से और एक पीछे कितने लोग बैठ सकते हैं उसके हिसाब से। देखिए मैं गया था मसूरी, तो पीछे मेरे एक बंदा बैठा था, वो 85 kg के आसपास उसका वेट था। और हमारे पास पिट्ठू बैग थे दोनों के पास, एक मेरे पास एक उसके पास। और जो कंपनी से पीछे जो रियर रैक लग के आता है, जो यू शेप वाला, उसमें पीछे जाने का स्पेस नहीं होता है, तो जितना है उतना ही रहता है सीट, क्योंकि छोटी है इसकी। अगर आपके पास दोनों के पास पिट्ठू बैग है, अगर बैग नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बंदों को जाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, तो आराम से जा सकते हैं। 3 में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि आगे वाले को थोड़ा टैंक पे सरकना पड़ेगा, तब बैठ सकते हैं। बट कंफर्टेबल नहीं होगा, 2 कंफर्टेबल बैठ सकते हैं बिना बैग के। बट जब आती है बात बैग की, तो फिर भी आप जो कंपनी से जो रियर रैक लगा आता है उसमें आप एक पिट्ठू बैग रख सकते हैं, क्योंकि वो पीछे वाला बंदा ले लेगा कमर पे, तो दिक्कत नहीं होगी। तो बीच में आपको जो स्पेस था वही रहेगा। बट अगर दोनों के पास पिट्ठू बैग है कि जो राइडर है वो भी चला रहा है, पीछे वाला भी लेके बैठा है, तब आपको थोड़ी समस्या हो सकती है, तब आपका कंफर्ट खराब हो जाएगा। और लॉन्ग राइड है तो भाई बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि सीट उस तरीके से छोटी है कि आप बैग लेके 2 लोग पिट्ठू बैग लेके बीच में पिट्ठू बैग लेके नहीं बैठ सकते, दिक्कत हो जाएगी। बट आपने देखा होगा कंपनी से इसका एक रियर रैक किट आती है, या रियर रैक आता है, आप साइड में वो ना लगाएं, जो क्या बोलते हैं बैग रखने के लिए लगाते हैं, मैं नाम भूल गया अभी तो उसका, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो लेकिन जो पीछे रियर रैक आता है कंपनी का, या जो बाहर से भी आपको मिलता है, मैं तो बोलूँगा कंपनी का ही लगवाए, क्योंकि वो प्रॉपर आता है और स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें आपको थोड़ा पीछे खिसकने का स्पेस मिल जाता है। तो अब अगर आपके पास ये स्पेस, आपने रियर रैक लगवा लिया कंपनी से, तो आप पीछे थोड़ा सा 4-5 इंच खिसक सकते हैं, अपना थोड़ा वेट आप रेयर रैक पे शिफ्ट कर सकते हैं और वो आपके वेट को हैंडल कर लेगा। अब आप दोनों लोग पिट्ठू बैग लेके भी आराम से जा सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये चीज़ है कि विदाउट पिट्ठू बैग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पिट्ठू बैग लेके जाएंगे तो पीछे रेयर रैक अगर लगा रहेगा, जो अलग से लगवाना पड़ता है, तब आप आराम से 2 लोग लेके जा सकते हैं। अदरवाइज सीट थोड़ी छोटी है, दिक्कत आपको होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग राइड पे सीट कंफर्ट कैसा है। तो देखिए मैं जाने के टाइम में 450 गया हूँ, आने के टाइम में 450 गया हूँ, फिर एक जगह गया हूँ, जाने के टाइम में लगभग 500, आने के टाइम में 500, लगभग 2000 किलोमीटर। तो एक बार मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा, इस बाइक का कंफर्ट लगभग 100 किलोमीटर के बाद बर्बाद होने लगता है। आप पहुँच तो जाओगे आराम से, आप 500 किलोमीटर भी चला लोगे, चाहे कितना भी आप रुक के चलाओ, बट जब आप पहुँचोगे भाई आपको बहुत परेशानी फील हो रही होगी, पीछे आपका जलने लगेगा, लाल हो जाता है।
तो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है सीट भाई। 100 किलोमीटर तक आप जा सकते हो कंफर्टेबली, उसके बाद भाई आपका कंफर्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। तो मैं बोलूँगा आपको इसको सीट को कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। आप छोटा मोटा फिर भी जा सकते हो, 500 किलोमीटर जाना, 500 आना, टोटल 1000 किलोमीटर। बट अगर आप बाई चांस चले गए लद्दाख राइड पे, स्पीति राइड पे, जहाँ पे आपको 3-4 हज़ार किलोमीटर बाइक चलानी है, भाई बहुत परेशान हो जाओगे। बिना सीट कंफर्ट के मत जाना। हो सके तो जेली सीट वगैरह मार्केट से खरीद लेना, 1000-1500 खर्च कर लेना, तब आप जाना। अदरवाइज ये सीट आपको बहुत 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 परेशान कर देगी, क्योंकि मैं 500 किलोमीटर में ही भुगत चुका हूँ। तो अदरवाइज बाइक में कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, ना मेरी कमर में पेन हुआ, ना मेरे हाथ में पेन हुआ, कहीं भी कुछ पेन नहीं हुआ, ना लेग्स में पेन हुआ। पूरी बॉडी कंफर्टेबल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सिवाय हिप्स के भाई। वो हुआ सिर्फ सीट की वजह से, क्योंकि एयर फ्लो नहीं होता है। एयर फ्लो नहीं होता है तो भाई एकदम पूरा जल चुका होता है, लाल हो चुका होता है, तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो सीट कंफर्ट मैंने आपको आई होप क्लियर कर दिया होगा, आप समझ गए होंगे सीट कंफर्ट कैसा है। तो अब बात करते हैं चेन नॉइज की। चेन नॉइज की देखिए, मुझे वैसे तो कोई फील नहीं हुआ है, इतना मैंने चला लिया है। तो आप प्रॉपर जब भी सर्विसिंग हो इसको लूप करते रहे, हर 500 किलोमीटर में लूप कर लेंगे तो आपको बाइक में कोई दिक्कत नहीं होगी। या किसी भी ट्रिप में जाने से पहले सर्विस जाके लूप करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैंने देखा है कि जब मैं इसको बंद करके थोड़ा बहुत इधर उधर सरकाता हूँ ना, इधर उधर करता हूँ, तब मुझे चेन नॉइज फील होती है। तो इसको लेके मैंने कई लोगों से बात की है, रोनिंग वालों से बात किया है। उन लोगों ने बोला है कि ये एक तरीके से रिजॉल्व हो जाती है। जो उन्होंने बोला है मुझे कि आप ना जब चैन लूप करते हैं तो बैक साइड से ना करें, हम लोग मेनली चैन को पीछे से लूप करते हैं ना। उन्होंने बोला गियर के साइड से, इंजन के साइड से, जो आगे से स्प्रोकेट के साइड से जो खुलती है, जहाँ पे चेन अटैच होती है सामने, वहाँ से आप उसको स्प्रोकेट को भी आप लूप करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वहाँ पे जो परेशानी हो जाती है, उसकी जो है जो वहाँ पे क्या बोलते हैं चिकनाई खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे आप लूप करोगे ना तो चेन भी लूप होगी, और जिस स्प्रोकेट में जो चेन लगी हुई है वो भी लूप होगा, तो वहाँ पे फिर आपका साउंड आना बंद हो जाएगा। तो चेन नॉइज वैसे कुछ नहीं है, बट अगर आपकी आ रही है आगे पीछे करने में तो आप सामने से लूप कीजिए, पीछे से भी करना वो भी कर लीजिए, बट सामने से स्प्रोकेट को जरूर लूप करना, वो उसमें चिकनाई आ जाएगी, तो ये भी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं करके देखूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि दूर हुई है नहीं हुई है। तो अब बात करते हैं टॉप स्पीड मैंने कितनी अच्छी हुई है। 14th पॉइंट है ये, हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और वीडियो काफी लंबी भी हो चुकी है। टॉप स्पीड भाई देखिए, मैं हिमाचल गया था, मैंने जाने के टाइम में तो ट्राई नहीं किया टॉप स्पीड इसके, अब तो मैं थोड़ा कम स्पीड में ही गया था, 80-90 के आसपास। आने के टाइम में मैंने ट्राई किया, बट आने के टाइम में ना हवा ऑपोजिट साइड में चल रही थी, मुझे पुश कर रही थी, हवा काफी ज्यादा तेज थी, आंधी टाइप चल रही थी। तो फिर भी जो इतनी आंधी तूफान होने के बाद भी जो हाईएस्ट स्पीड मैंने अचीव की है पूरा थ्रोटल खोलने के बाद, वो 125 किलोमीटर पर आवर की है। तो 125 की स्पीड तो आपकी जाएगी ही जाएगी, चाहे कितनी आंधी तूफान क्यों ना चल रहा हो, वो तो आराम से अचीव कर लेगी। बट फिर भी अगर हवा थोड़ी मेरे डायरेक्शन में चल रही होती, मुझे सामने पुश कर रही होती, तो लगभग मुझे लगता है 135 किलोमीटर तक ये आराम से जा सकती है। तो टॉप स्पीड इसकी 125 से 135 के बीच में है, ये आप मान के चलें। 125 मैंने पर्सनली अचीव की है, तो मैंने आपको बता दिया। तो अब लास्ट पॉइंट में बात करते हैं कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है। थोड़ा जटिल है, बताता हूँ इसको। दो तरीके से देखेंगे। कंपनी के आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी है। आपकी बाइक में कोई दिक्कत हुई है, आप सर्विस वहाँ पे कंप्लेन लेके गए हैं, अच्छे से हैंडल किया जाएगा, जो कंप्लेन है वो रिजोल्व की जाएगी। कोई पार्ट चेंज होना हो उसमें कोई भी समस्या नहीं है, आपको आराम से वहाँ पे बैठाएंगे, बात करेंगे, सुनेंगे, कोई पार्ट नया लगाना लगा देंगे, कोई समस्या नहीं। आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था, मेरी बाइक में एक लेफ्ट साइड का जो सस्पेंशन है उसका कलर थोड़ा सा लाइट था, यानी डार्क गोल्डन आते हैं सस्पेंशन, इसमें मेरा लाइट गोल्डन था, अलग से दिख रहा था। तो मैंने कंप्लेंट की तो उन लोगों ने कुछ टाइम तक उसको चेंज कर दिया। तो और एक पार्ट मेरा बाइक में चेंज हुआ था, आराम से गया, उन्होंने चेंज कर दिया, और दोबारा से सर्विस भी फ्री में कर दी, क्योंकि जो पार्ट चेंज हुआ था उसके बाद इंजन की सर्विस होना कंपलसरी था, वो होनी थी, तो वो भी उन्होंने चेंज कर दिया, फ्री में कर दिया, कोई पैसा नहीं मांगा। तो आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी है। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है मैकेनिक की नॉलेज में। मुझे लगता है कि टीवीएस के जो मैकेनिक है उनको रोनिंग के लिए प्रॉपरली ट्रेन किया ही नहीं गया है, या फिर उतनी समस्या उनके सामने आई नहीं है, या फिर कंपनी से उनकी वर्कशॉप वगैरह अच्छे से नहीं हुई है। तो रोनिंग के बारे में उनको नॉलेज कम है, इसलिए जो है बाइक में प्रॉब्लम बढ़ जाती है ठीक होने की बजाय। तो जितना ठीक होना चाहिए उतना अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि इस बाइक में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हर बाइक अलग होती है। और जब जैसे जैसे बाइक सेंसर्स पे चल रही है, डिजिटल बन रही है, तो बाइक में जो है उनकी ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि हर बाइक अलग हो रही है, तो भाई हर एक बाइक ठीक करने का तरीका भी अलग होता है। बट वो एक बेसिक नॉलेज उनकी है, उनके हिसाब से वो चल रहे होते हैं। ऐसे में उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता बाइक में एग्जैक्ट दिक्कत कहाँ से हो रही है।
ये मुझे कमी फील हुई है कि उनको थोड़ा सा अपग्रेड होने की जरूरत है मैकेनिक को। अब मेरे एरिया में तो भाई दिक्कत हुई है मुझे मैकेनिक की तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं हुई है कि कोई प्रोडक्ट जो चेंज होना हो उसमें चेंज नहीं हो रहा है या दिक्कत हो रही है या झुला रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैकेनिक की नॉलेज में दिक्कत है, वो उनके पास प्रॉपर होनी चाहिए, उनके प्रॉपर वर्कशॉप होनी चाहिए। ये मुझे यहाँ पर जो है कमी फील हुई है आफ्टर सेल्स सर्विस के दौरान या सर्विस एक्सपीरियंस के दौरान। तो सर्विस का एक्सपीरियंस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं क्या बाइक में कुछ कमी आई है या नहीं आई है, और कितना बाइक से मैं सेटिस्फाई हूँ, और क्या मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये बाइक परचेस करना। इस पॉइंट को अच्छे से सुन के जाना। देखिए मेरी बाइक में दिक्कत आई है, तो पहले तो जैसे मैंने बोला सस्पेंशन की दिक्कत थी, वो तो चलो मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत थी बनाने के टाइम में, वो रिजॉल्व हो गई। अब मैं पहली सर्विस कराने के टाइम में जब गया हूँ तो मेरी बाइक में कोई दिक्कत नहीं थी, ना सेल्फ की दिक्कत थी, ना कोई साउंड था इंजन में, कुछ भी नहीं था, परफेक्ट थी। मैं हैप्पीली गया था, जाके मैंने उनको बोला भी था भाई मैं बाइक से बहुत खुश हूँ, आपकी बाइक बहुत अच्छी निकली है, बहुत मस्त चल रही है। जैसी फर्स्ट सर्विस की मैं घर आया, इंजन में नॉकिंग साउंड आना शुरू हो गया। जैसे थ्रोटल दे रहे हैं तो खट 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 की आवाज़ बढ़ रही है, वो काफ़ी भाई मूड खराब कर दिया उसने। तो वो एक प्रॉब्लम हुई है मुझे बाइक में। दूसरा जो सेल्फ की मैंने आपको दिक्कत बताई थी वही मुझे हुई है, तो वो तो सेल्फ की जैसी थी वैसी की वैसी है, लेकिन ये जो इंजन की नॉकिंग साउंड थी उसके लिए भाई पूरा टैंक ऊपर से उठा के अंदर से इंजन का एक पार्ट चेंज करना पड़ा। आपने पता होगा टैपेट एक पार्ट होता है, टैपेट के ऊपर एक रोकर लगता है इस तरह से, जो स्प्रिंग को ऐसे रखता है, टाइट करके रखता है। अब पता नहीं इनको नॉलेज कम थी, इन्होंने इसको अच्छे से टाइट किया या नहीं किया, या गेज मीटर से अच्छे से उन्होंने चेक किया नहीं किया, टाइट किया नहीं किया, कितना लूज छोड़ा कितना, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव पार्ट है, उनको अच्छे से टाइट करना होता है, और जितना करना होता है उतना ही करना होता है, ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, उनको गेज से मापना पड़ता है। अब वो मुझे नहीं पता इन्होंने कितना किया, बट साउंड जो है 80% कम हो गया, 20% अभी भी बच गया है, तो वो अभी भी फील होता है। जैसे थर्ड गियर में मैं थ्रोटल करता हूँ तो फील होता है कि साउंड है, बट पहले से काफ़ी ज़्यादा कम है, 80% कम है। तो ये मुझे मेरी बाइक में कमी फील हुई, और सेल्फ की मैंने दिक्कत आपको बताई दी है, तो वो मुझे आफ्टर सेल के बाद फील हो गया। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपका सर्विस सेंटर में पता कर लेना एक्सपीरियंस कैसा है आसपास के लोगों का। अगर मैकेनिक अच्छे हैं तब वहाँ सर्विस करना पड़ना, दूसरे में चले जाना। अदरवाइज आप बाहर से भी करा सकते हैं, और बाहर से आप जाएंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करें। 10W30 की वजह 40 यूज़ कर लेना, तो एक कंपनी जो है 10W30 डालती है, तो 10W40 आप मोटूल वगैरह का डाल लेना बाहर से, वो इंजन अच्छा होता है और आपके इंजन की लाइफ को भी बढ़ाएगा और आपकी स्मूथनेस भी बढ़ाएगा, आपको फील भी होगा। मुझे लोगों ने बोला है ये बात, मैं इस बार डलवाऊंगा, उसके बाद देखूंगा कि कैसा मुझे फील हो रहा है। बट ऑल ओवर जो था बाइक के बारे में ओनरशिप रिव्यू मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में बता दिया, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि आप लोगों को परचेज करनी चाहिए बाइक या नहीं करनी चाहिए। देखिए नई बाइक परचेज करने में थोड़ा रिस्क तो रहता है, बिकॉज पुरानी बाइक जो होती है ना उनके मैकेनिक काफ़ी अवेलेबल रहते हैं, उनके स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत हो आपको परेशानी नहीं होगी, किसी भी आप एरिया में चले जाएंगे आपको मैकेनिक मिल जाएंगे, जैसे बुलेट के हो गए या पुरानी स्प्लेंडर के हो गए और किसी बाइक के हो गए। बट ये न्यू बाइक है, लगभग उतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है मार्केट में, ना ही इतने स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, तो दिक्कत आपको हो सकती है। और अगर कोई दिक्कत हुई ज़्यादा बड़े तो आपको कंपनी में खड़ा करना पड़ जाएगा बाइक को, ये आप माइंड में पहले रखना, तो ये आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के आपको बाइक परचेस करनी है। बट हाँ अदरवाइज बाइक चलने में बहुत अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, मजा आता है बाइक को चलाने में, ब्रेकिंग काफी अच्छी है, मीटर काफी अच्छा है, हैंडलिंग काफी अच्छी है, एवरेज काफी अच्छी है, और भाई लोग मुड़ के देखते हैं इस बाइक को क्योंकि इसकी लुक ही ऐसी है। पीछे से लुक थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी मानता हूँ, बट फिर भी सामने से जो लुक है ना वो तो भाई कमाल है, बहुत जबरदस्त आपको लुक प्रोवाइड करते हैं, लोग मुड़ के जरूर देखते हैं आपकी बाइक को। तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बट सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो आई होप आपको सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको क्लियर हुआ हो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोज लाने के लिए। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ टाटा।